Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अगेन हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिलेटेड टू चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज व्हिच अमंग MEX, RCH2X, R2CHX एंड R3CX is most reactive towards SN1 reaction. So when we talk about basically nucleophilic substitution reaction, there are two major mechanism which come into role play. ठीक है, एक हमारा कौन सा होता है SN1 and the second one is SN2. जब हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की तो इट इज बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर हम SN1 की बात करें तो ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इनमें से जो 4 एल्काइल हैलाइड हैं उनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं MEX की, Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल ग्रुप जो कि क्या होता है हमारा CH3X। अगर मैं यहां से इस बॉन्ड को तोड़ दूं, और ये बॉन्ड क्यों टूटेगा? क्योंकि कार्बन और हेलोजन की जब हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे हेलोजन्स होते हैं, वेदर इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एटम। कार्बन के मुकाबले दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ and will acquire partial negative charge and carbon will acquire partial positive charge, है ना। जितने भी हमारे हेलोजन्स होते हैं ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इनकी ज्यादा अच्छी क्षमता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेने की। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ऑटोमेटिकली द अदर एंड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जहां पर ये सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है हम उसे कहते हैं कि बॉन्ड हमारा क्या हो गया? पोलर। और पोलर या पोलैरिटी का मतलब क्या है कि वो बॉन्ड जो है अब स्ट्रांग नहीं रहा है। जहां पर इक्वल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसके कंपैरेटिवली ये वाला बॉन्ड वीक हो गया है। वीक हो गया है, जल्दी टूट जाता है। SN1 में हम लोग पोलर सॉल्वेंट को यूज करते हैं जो इसको पोलराइज करके इस वीक बॉन्ड को तुड़वाने में मदद भी करता है, पर अभी हमें इस क्वेश्चन के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां से बॉन्ड तोड़ रही हूं एंड इट विल फॉर्म CH3+, यानी कि जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आया उसके 3 बॉन्ड किसके साथ हैं? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज RCH2X। अगर हम RCH2X में इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यानी कि हेलोजन वो लेके जाता है और कार्बन पर प्लस चार्ज देकर जाता है। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास कितने हैं? 2R, और इसमें हमारे पास कितने हैं? 3R। ठीक, तो अगर हम बात करें कार्बोकेटायन की तो ये बना मिथाइल केटायन, ये बना हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये हमारे पास बना सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और ये हमारे पास बना टर्शरी कार्बोकेटायन। तो जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, वी नो दैट द टर्शरी कार्बोकेटायन अमंग ऑल दीज इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। जितने भी कार्बोकेटायन के बारे में हम बात कर रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेबल है तो वो कौन सा है? टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है कि टर्शरी कार्बोकेटायन क्यों ज्यादा स्टेबल होता है तो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल 2 इफेक्ट की वजह से होता है। एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हम इसे हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, और एक हम इसे इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आसान सा इफेक्ट है, अभी बता देती हूं। देखिए, मिथाइल ग्रुप हो गया या इथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, जितने भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप होते हैं इनकी क्षमता होती है प्लस आई इफेक्ट शो करने की। प्लस आई का मतलब क्या है कि कोई इनसे मांग नहीं रहा है, कोई इनसे कह नहीं रहा है, बट फिर भी ये खुद से इलेक्ट्रॉन
रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर तीन एल्काइल ग्रुप हैं जो मिलके क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसके थ्रू, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। कार्बन पे प्लस चार्ज है इसी वजह से क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कोई बिना मांगे बिना मेहनत करे उसे दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका प्लस चार्ज धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम, यानी कि वो स्टेबल होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं देने के लिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं देने के लिए। तो इसीलिए इन सब में टर्शरी वाला जो है वो प्लस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया। दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, और वो होता है सिग्मा बॉन्ड की वजह से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से। सिग्मा यानी कि सिंगल बॉन्ड। इसको मैं ऐसे लिख रही हूं, 3 है, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर लिख रही हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड अगर इधर आ रहा है और ये ऐसे H+ बन के अलग हो गया, तो इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH3 और इधर CH3, 2 मिथाइल प्रोपीन बना दिया इसने। ठीक है, तो इधर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये 3 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, ये 3 टाइम्स शो कर सकता है, इसके पास भी 3 है, ये भी 3 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। तो ये 9 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी अटेन करने की क्षमता रखता है, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, पर इस पर डबल बॉन्ड बनने की वजह से इस कार्बन का प्लस चार्ज थोड़े समय के लिए ही सही पर कम हो गया या खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो 3 इसके पास होंगे, 3 इसके पास, अगर मैं CH3 लेके चल रही हूँ, कोई और अल्काइल ग्रुप ले रहे हो तो और कम हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। CH3 मान के अगर हम चले तो ये 3 यानी कि ये 6 टाइम देगा और ये 3 टाइम देगा, इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन भी टर्शरी में होगा, 9 टाइम्स, 3। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो अगर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन है जो SN1 के थ्रू सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि इसका आंसर है डी। देखिए, मेरा जो यहाँ पर मेन मोटिव है वो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं है, ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं। एक क्वेश्चन डिस्कस करते समय मैं चाहती हूं कि मैं आपके साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 चीजें एक्स्ट्रा डिस्कस करूं। जैसे ये चीज हो गई, जिन बच्चों को ये नहीं पता, ठीक है, वो इस चीज की शायद अहमियत को समझेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत बच्चे होते हैं जो 12th में होते हैं पर उनके 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, बेस वीक है, तो मैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दूं, वो मजा नहीं आता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये सब चीजें डिस्कस करते हैं तो हम बहुत डेप्थ में जाके चीजों को पढ़ रहे होते हैं, आपको खुद नहीं पता होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको पेपर में यही क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है चलो ये मिल भी जाए लकीली, ठीक है, बट मान लो अगर ये क्वेश्चन नहीं मिला, इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन मिल गया बट उसमें कॉन्सेप्ट यही लग रहा है, तो आपको दिमाग चलाना आना चाहिए कि अच्छा हमें ये सब बातें पता हैं, तो हम इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं अपने उस पेपर वाले एग्जाम वाले क्वेश्चन से। तो ये आपके बहुत ही एक तरीके से बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इससे आप ऐसा ना समझे कि भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैम बता सकती थी SN1 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, डी इज द आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। चीजों को थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेकर आइए और चीजों को थोड़ा डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करिए, तो आपको क्या होगा, अब अगर आपको ये चीजें पता है तो इससे रिलेटेड आप 4 अलग तरीके के क्वेश्चंस भी कर सकते हो जिनमें यही कॉन्सेप्ट लग रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस को रटिए मत, सिर्फ आंसर निकालने पे फोकस ना करिए, क्योंकि हम कोई एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंट्रेंस की कर रहे तो भी और अच्छी बात है, तब तो और आपका बेस सुधर रहा है, बट जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये CBSE के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ, तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए ताकि आपको ये आगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट करिए, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये क्वेश्चन मुझे अपने आप में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लगा, क्योंकि मुझे लगा मैं शायद इसमें आपको, अगर आप खुद से करेंगे तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आप इसका शायद गलत आंसर निकालेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार सोच भी सकते हैं कि इस चारों में से कौन सा आपको लगता है कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, उसके बाद आप मेरे आंसर से कंपेयर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल्स भी दो तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, जो इलेक्ट्रॉन रिच तो हैं, ठीक है, उसके साथ साथ उन पर नेगेटिव चार्ज भी है। और दूसरे होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन रिच बट दे आर नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ चार्ज। ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल में आपके पास आ सकता है Cl माइनस, OH माइनस, ठीक है, मतलब और भी बहुत, F फ्लोरीन माइनस हो गया, ठीक है, NH2 माइनस हो गया, बहुत सारे हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बट कोई चार्ज नहीं रहेगा, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है बट एक लोन पेयर है। वाटर हो गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो गए, अल्कोहल हो गया, तो बहुत तरीके के हैं। ठीक है, चलिए, तो न्यूक्लियोफाइल्स से आप क्या समझे? न्यूक्लियोफाइल्स हम उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। ठीक है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज हो और जिन पर कोई चार्ज ना हो। क्लियर है? अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी हम उसको कहते हैं कि भाई किसकी अच्छी क्षमता है इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैक करने की। क्लियर है? अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करते हैं? जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये वहां पर अटैक करना प्रेफर करेंगे जहां पर प्लस चार्ज हो। तो न्यूक्लियोफाइल जो है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं? कार्बोकेटाइन पे अटैक करने का काम करते हैं, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैठा रहता है इस इंतजार में कि अच्छा कोई दिखे मुझे ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिस पर मैं अटैक कर सकूं और अपने लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड बना सकूं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, अटैक करने की क्षमता। अब देखिए, फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5, कार्बन, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.5 और नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3। आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको सबकी याद नहीं करनी होती, पर 4-5 आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4। फ्लोरीन से पहले आता है ऑक्सीजन, 0.5 घटा दो। ऑक्सीजन से पहले आता है नाइट्रोजन, 0.5 घटा दो। नाइट्रोजन से पहले आता है कार्बन, 0.5 घटा दो। ठीक है, और हाइड्रोजन की आप याद रखो 2.1 या फिर 2.2, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हर उस एलिमेंट की, एटम की क्षमता होती है कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर सकता है। इट मींस जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, उसे इलेक्ट्रॉन उतने चाहिए। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इट मींस उसको उतनी ही ज्यादा वो है, क्यूरियोसिटी, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर उसे खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या किसी और को देना प्रेफर करेगा? नहीं करेगा। इस बात पे गौर करिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, फ्लोरीन अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, बट यहां पर यह कंपैरिजन चल रहा है कि अगर 4 न्यूक्लियोफाइल दे दिए हैं तो उनमें जल्दी कौन अटैक करेगा। ठीक है, तो क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग ज्यादा है, वो देना प्रेफर नहीं करता। उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि भाई मुझे पहले मिल जाए। अच्छा चलो कोई देना है तो देखेंगे, पर पहले मिल जाए। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये 118 एलिमेंट्स में, ये भी जल्दी से देना प्रेफर नहीं करता। मैं ये नहीं कह रही हूं कि देता नहीं है, जल्दी से देना प्रेफर नहीं करता। ठीक है, फिर नाइट्रोजन 3rd नंबर पे हो गया यहां पर, अगर इनमें कंपेयर करें तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो सबसे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है कार्बन। कार्बन कह रहा है कि ठीक है मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन बट इतना भी नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, ठीक है इतना भी नहीं चाहिए, तो ये जल्दी से क्या करेगा, प्लस पर अटैक कर देगा। तो सबसे जल्दी कौन अटैक करेगा, वो अटैक करेगा कार्बन, क्योंकि ये क्या है, इन चारों में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन लविंग है। ये कह रहा है मुझे इतना नहीं चाहिए, ठीक है अटैक करना कर देता हूं।
फ्लोरीन कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए चाहिए, मैं अटैक करूंगा पर पहले चाहिए चाहिए। ठीक है, आई होप आप ये समझ पा रहे हो कि इनके बीच में क्या डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं। तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या है, किसकी है, कार्बन की है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, C7H8। ठीक है, C7H8 आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा कहीं ये इन्होंने हमको टॉलीन तो नहीं दे दिया है। टॉलीन किसको कहते हैं हम, बेंजीन के ऊपर CH3 को। ठीक है, तो बना भी दूं मैं, यहाँ पे बना देती हूँ। CH3 कार्बन इधर 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 हर कार्बन पे इधर, क्योंकि अब इधर तो CH3 आ गया तो H हट गया, बाकी 5 कार्बन पे H है। ठीक, और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ताकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी मेंटेन रहे। तो कार्बन कितने हैं, 7। ठीक है, 6 तो रिंग में ही आ गए बेटा, और एक इधर हो गया 7। फिर है H8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। ठीक है, तो यानी कि जो आपका C7H8 है दैट इज टॉलीन। ये कह रहे हैं कि हम टॉलीन में क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, हम टॉलीन में क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, और वो भी 3 टाइम्स हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि मेंशन ना कर दिया जाता है, लाइट या हो गई या हीट हो गई। अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई लाइट और हीट मेंशन नहीं किया और हम रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, तो आप करके देख लेना, आप फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम आगे क्या करें। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको करके भी देख सकते हैं। अगर आप रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं करके देखिए, और फिर देखिए हम ब्रोमीन डालें तो क्या होगा, या फिर हम जिंक और HCl डालें तो क्या होगा, करके देखिए। तो हम जब इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो हम खुद से अज्यूम करेंगे कि हम हीट और लाइट जो है उसकी प्रेजेंस में इसको करा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब हम हीट या फिर लाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सिंगल बॉन्ड जो है वो रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड अगर आप देखो तो सिंगल बॉन्ड आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड आपको ये CH3 पे दिखाई दे रहा है। 3 बार हम क्लोरीन डाल रहे हैं, तो सबसे पहले जब हम क्लोरीन डालेंगे वो इस तरीके से टूटेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक, यहां से भी इस तरीके से टूटेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। तो H रेडिकल क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा HCl बना के, और ये क्लोरीन यहां आ जाएगा। फिर से 3 मॉलिक्यूल है ना, तो फिर से एक और बार टूटेगा, फिर यहां से एक और HCl निकलेगा और यहां पे क्लोरीन आएगा। फिर एक और बार टूटेगा, फिर से एक और बार HCl निकलेगा और यहाँ पे क्लोरीन आएगा। तो जब हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। इस तरीके से ये हो रही है। अब आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो जब अगर रिंग पे डायरेक्टली अटैच हो, मतलब कि क्लोरोबेंजीन अगर हो, तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है +R के थ्रू। बट अगर वो यहां पर क्या है कि वो रिंग से ना जुड़ के कार्बन पे जुड़ा है, तो क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, तो वो अपना -I इफेक्ट जो है वो भी शो करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो 3 क्लोरीन मिलके सोचो कार्बन से कितना मस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो कार्बन पे हो जाएगी बहुत ही उच्च लेवल की इलेक्ट्रॉन की कमी। कार्बन कितना कहां से लाएगा, होलसेल की दुकान थोड़ी है कि अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी खींच रहा है कार्बन से, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। तो कार्बन क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई भी ग्रुप अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है तो ऑर्थो पे क्या आता है, प्लस चार्ज। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑर्थो पे प्लस चार्ज आता है, फिर रेजोनेंस होगा, फिर पैरा पे प्लस आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ऑर्थो पे प्लस चार्ज आएगा। तो इतनी बात तो आपको क्लियरली समझ में आ गई कि ऑर्थो पे और पैरा पे प्लस चार्ज आ जाता है। यानी कि अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना चाहें, इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, जो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी लेके बैठा है, तो प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो खुद ही प्लस चार्ज लेके बैठा है, ये ऑर्थो और पैरा पे जाके नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब यही दो पोजीशन बची, मेटा वाली ही पोजीशन बची जहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हमारा था ए। अब हम ए के अंदर डाल रहे हैं हेलोजन, ब्रोमीन डाल रहे हैं Fe की प्रेजेंस में। ठीक है, हेलोजिनेशन ये हो रहा है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसने ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज दे दिया। तो ब्रोमीन कह रहा नहीं भाई यहाँ तो नहीं मैं जाके जुड़ सकता। अब अगर मैं कहीं जाके जुड़ सकता हूं तो मेरे पास ऑप्शन है मेटा पे जाके जुड़ने का। तो ये मेटा पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से हमें प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा बी। ये हमारा क्या हो गया, बी प्रोडक्ट। क्लियर है? फिर उसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर जिंक। 11th क्लास की रिएक्शन है ये, हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अल्केन्स के दौरान, अल्केन्स की प्रिपरेशन के दौरान। तो जब भी हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड होता है, अगर हम उसमें जिंक और HCl डालते हैं, वो रिडक्शन करता है और यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देता है। तो वो तीनों क्लोरीन को हटा के यहाँ पे HH जोड़ देगा, ये बन जाएगा CH3 और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन। तो आपको मेटा ब्रोमोटोलीन मिल गया। टॉलिन किसको कहते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3। ठीक है, तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होती है, पैरा होती है। तो ये आपको मिल गया मेटा ब्रोमो बेंजीन। तो इसमें आंसर है, सॉरी, मेटा ब्रोमोटोलीन। तो आपका जो आंसर है दैट इज बी, मेटा ब्रोमोटोलीन। ठीक है, आज जो हमने 3 क्वेश्चन करे ना, आप सोच भी रहे होंगे कि 3 क्वेश्चन में मैम ने इतना टाइम लगा दिया, बट हमने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप हो। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन प्रोपाइल बेंजीन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एन प्रोपाइल बेंजीन जो है वो हम कहते किसको है। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन। एन जो वर्ड है दैट इज एन हो गया, आइसो हो गया, सेक हो गया, टर्ट हो गया, ये हम नॉर्मल जो कॉमन नेमिंग है वहां पर यूज करते हैं। तो एन का मतलब स्ट्रेट चेन एंड प्रॉप स्टैंड्स फॉर 3 कार्बन। तो 3 कार्बन हैं जो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, एन बेंजीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। टेट्रावेलेंसी को मेंटेन करने के लिए हम कार्बन के साथ लगा देंगे हाइड्रोजन को। तो ये बन गया CH2 CH2 CH3 बेंजीन के ऊपर। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो इसको बनाने के लिए सबसे सूटेबल रहेगी। सबसे पहले है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट में ना इन्होंने मेंशन नहीं किया वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो हम मान के चल लेते हैं कि भाई एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बता रही हूं। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की क्या होता है। बेंजीन ले लिया, बेंजीन में हम क्या करते हैं, RX डालते हैं किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में। लाइक फॉर एग्जांपल हमने ले लिया अनहाइड्रस AlCl3, हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड, हम एल्यूमिनियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, हम FeCl3 ले सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं, जो आप लेना चाहो ले सकते हो। तो क्या करता है, ये बेंजीन के ऊपर R को जोड़ देता है। ठीक है, अब मुझे ये R जो है मुझे प्रोपाइल चाहिए। आई वॉन्ट दिस एल्काइल पार्ट टू बी द प्रोपाइल ग्रुप। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर जो हेलाइड लूंगी वो लूंगी प्रोपाइल वाला। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। सेकेंड है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम RX लेते हैं, 2Na लेते हैं और फिर से हम RX लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और फिर ये RR बन जाता है और यहां से 2NaX जो है वो बाहर निकल जाता है। अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर R और R लिया है, इट मीन्स हेलो अल्केन हम लेना प्रेफर करते हैं, हम यहाँ पर हेलो अरीन नहीं लेते हैं। वुड्स रिएक्शन की एक जो वो बात है, जो इसकी स्पेशलिटी है वो हम यूज करते हैं। इसको अल्केन तो बनाते हैं बट इवन नंबर में बनाते हैं। लाइक वी वांट 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन, बट हमें यहाँ पर जो चाहिए दैट इज 3 कार्बन। रिंग को तो हटा ही दो, रिंग तो ऐसे नहीं बनाता है।
फिर ऑड नंबर में जो हमारे पास अल्केन्स है हम उसको बनाने के लिए भी वुड्स को यूज नहीं करते हैं, तो वुड्स तो इसमें लगेगी नहीं, वो तो देख के ही पता चल रहा है। फिर उसके बाद है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक लेते हैं हेलो अल्केन और एक हम लेते हैं हेलो अरीन, और बड़ी ही मस्त तरीके से ये आपस में रिएक्ट करते हैं, 2NaX बाहर निकालते हैं और R ग्रुप जो है वो रिंग पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसके कंपैरेटिवली फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के कंपैरेटिवली हमारा जो तरीका है इसको बनाने का, ठीक है, इसको बनाने का वो वुड्स फिटिंग में ज्यादा इजीली बन जाएगा आपका एज कंपेयर टू अदर रिएक्शन। वुड्स में तो देखो बनेगा ही नहीं, वुड्स फिटिंग में बनेगा। इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जब एक आपके पास हेलो अल्केन है और एक हेलो अरीन है, और अगर मैं दोनों ही यहाँ पर रिंग वाले ले लूं, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं ना कि दोनों जगह ही मैंने क्या ले लिया, रिंग ले लिया, तो दिस रिएक्शन विल बी नोन एज फिटिग रिएक्शन। ये बनाएगा बाइफिनाइल या इसको आप डाइफिनाइल भी कह सकते हैं, ठीक है, और वही 2NaX जो है वो बाहर निकलेगा। तो वुड्स में दोनों हेलो अल्केन, वुड्स फिटिग में एक हेलो अल्केन और एक हेलो अरीन, और फिटिग में दोनों की दोनों क्या हो गई हमारी हेलो अरीन। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं यहां से हटा रही हूं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज C6H6। C6H6 हम किसको कहते हैं? बेंजीन को। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये आपकी हेलो अल्केन की रिएक्शन है। हेलो अल्केन में आपने ऐसे पढ़ा था कि हम RX ले लें और इसमें मैग्नीशियम डाल दें तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है RMgX, ऐसे हमने पढ़ा था। तो इन्होंने रिंग दे दिया, ठीक है, R की जगह रिंग दे दिया और मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल रहे हैं, और इन्होंने बना के आपको बता भी दिया कि भाई C6H5 MgBr बन रहा है, मतलब ये आपका ग्रिग्नार्ड बन गया एक तरीके से, RMgX। फिर ये कह रहे हैं हम इसमें डाल रहे हैं वाटर, और वाटर कौन सा लिया इन्होंने? हैवी वाटर। ठीक है, तो आप सिंपल इसको इस तरीके से देखो कि जब हम ये लेते हैं, ग्रिग्नार्ड लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं, वाटर छोड़ो किसी भी प्रोटिक चीज के साथ आप कराओ, लाइक प्रोटिक एसिड भी अगर आप ले रहे हो। प्रोटिक एसिड किसको कहते हैं? जो टूटकर H+ दे, है ना, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल टूटकर क्या देता है? ये टूटकर देता है H+। वाटर टूटकर क्या देता है? वाटर भी टूटकर देता है H+। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो कोई प्रोटिक एसिड हो गया या मॉइस्चर हो गया, एनीथिंग, तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये इनके H के साथ रिएक्ट करके बना लेता है अल्केन, और ये Mg जो है उस वाटर के उस नेगेटिव पार्ट कॉन्जुगेट बेस के साथ OH के साथ रिएक्ट करके बनाएगा MgOHX। तो सेम चीज यहाँ पर है। जो ड्यूटेरियम है, हैवी वाटर है, वो वाटर की तरह, वाटर कैसे टूटता है? H+ OH- में, तो इट विल ऑल्सो बी डिसोसिएट लाइक D+ एंड OD-। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो R है, ये हमारा जो बेंजीन रिंग R की तरह बिहेव कर रहा है, इसके ऊपर जाके लग जाएगा D, ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R के साथ क्या लगा है? R के साथ H लगा है, तो ये अगर हमारा R है तो इसके साथ इसका H+ का पार्ट यानी कि D+ का पार्ट जुड़ेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा MgODX। क्लियर है? ठीक है, तो देख लीजिए क्या ये ऑप्शन में है? फिनॉल नहीं बन रहा है, C6H5 OD भी नहीं बन रहा है, ठीक है, C6H6 बेंजीन भी नहीं बन रहा है, C6H5D बन रहा है, तो D इज द आंसर। ओके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहां से मिटा रही हूं इसको। 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या होता है ये मैंने आपको कल भी बताया था। एसिमेट्रिक होने के लिए कार्बन जो है उस पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये कार्बन है तो इस पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, तो ये एसिमेट्रिक कहलाता है। साथ ही साथ एक नई बात और मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आपको।
जो ये कार्बन होता है ना, इस कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. इट शुड नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड. इट मीन्स इस कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, उस कार्बन के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए. तो इन्होंने कार्बन है, इस कार्बन पे इन्होंने A B C D मेंशन किया है. मैं इसको अलग मार्कर से लिख देती हूँ. ये A है, ये B है, ये C है कार्बन, और ये वाला D है. तो इस कार्बन को बड़े ध्यान से देखो. इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये कार्बन कैसा हो गया? ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड. और sp2 नहीं होना चाहिए, हमें कैसा कार्बन चाहिए? sp3. सेम चीज इसका है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. वी डोंट वांट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. तो ये A और D तो हट गए वैसे ही लिस्ट से. अब आते B पे. इस कार्बन को मैं पकड़ रही हूं. इस कार्बन पर एक है OH, इस कार्बन पर एक है H, इस कार्बन पर एक क्या है हमारा? COOH है ना, COOH, COOH. फिर इस कार्बन पे इस साइड देखो क्या है? कार्बन है, उस पर H है, उस पर OH है, और उस पर एल्डिहाइड है, CHO है. तो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, चारों ग्रुप अलग हैं. तो ये B जो है ये एसिमेट्रिक है. अब C वाले पे आते हैं. C वाले कार्बन को लिखा, इस पर एक है H, एक है हमारा OH, एक है हमारा एल्डिहाइड सिर्फ, और इधर देखिए क्या है? CH, इस पर है OH, और इस पर है COOH. तो इधर CHOH एल्डिहाइड था, इधर CHOH कार्बोक्सिलिक है. तो एक ग्रुप अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग. तो ये भी क्या है? एसिमेट्रिक है. तो B और C इसमें एसिमेट्रिक है. तो ऑप्शंस में आपको दे रखा है, तो B और C एसिमेट्रिक है. इसका आंसर हो गया B. ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस या फिर शो हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो जब मैंने आपको हेलो अल्केन हेलोरीन चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्थो, मेटा और पैरा में पैरा वाला जो होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो दे भी रखा है पैराक्लोरोबेंजीन. तो पैराक्लोरोबेंजीन जो है ये 180 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है इस तरीके से. और क्योंकि 180 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है, लीनियरली एग्जिस्ट करता है, तो जो मॉलिक्यूल लीनियरली एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से काफी क्लोज पैक्ड अपने क्रिस्टल लैटिस में. तो इसके 180 डिग्री एंगल की वजह से, इसके लीनियर सिमेट्रिकल शेप या ज्योमेट्री की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और आपको उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है मेल्ट करने के लिए. तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन नहीं रहेगा, ऑर्थो वाला भी नहीं रहेगा, मेटा वाला भी नहीं रहेगा, पैरा वाला रहेगा. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? डी. देख के ही पता चल रहा है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. सबसे पहले ये कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए. अगर हम एल्कोहल की बात करें तो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पर एक CH3 होना चाहिए. ठीक है, अगर एल्कोहल के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो. और अगर आप कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, ठीक है, तो जो भी C डबल बॉन्ड O है उसके बगल में क्या होना चाहिए? एक CH3 होना चाहिए. तो ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये आपका कीटोन भी हो सकता है. बोलते हैं ना मिथाइल कीटोन होना चाहिए ऐसे. तो अब देखिए इथेनॉल की अगर हम बात करें तो इथेनॉल जो है वो क्या होता है? CH3 CH2OH. सेम चीज मैंने यहां पर यही बताई. क्या बताया मैंने? इसको देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप इजीली डिटरमाइन कर लोगे. CH3 CH2OH. OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर एक CH3 होना चाहिए, है तो ये दे देगा. हमसे पूछा है नॉट गिव. इथेनॉल की बात करते हैं. इथेनॉल क्या होता है? एल्डिहाइड. तो C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल के बगल में CH3 है, ये भी दे देगा. फिर है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. प्रोप मीन्स 3 कार्बन. तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके इधर भी सेम ग्रुप है और इधर भी सेम ग्रुप है. ठीक है, अब देखो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे CH3 होना चाहिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे CH3 होना चाहिए, है तो ये भी दे देगा.
ठीक है। फिर है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल हम किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर CH2 अगर आ जाए तो इसे हम कहते हैं बेंजाइल, ठीक है। और इस पे OH आ गया तो बेंजाइल अल्कोहल। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे CH3 है क्या, नहीं है, 2 H है और एक बेंजीन रिंग है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आपसे पूछा था कि नॉट गिव, तो कौन नहीं देगा, बेंजाइल अल्कोहल नहीं देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। इन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बिसाइड्स AlCl3 अदर रिएक्टेंट्स आर। सिर्फ कैटलिस्ट दे दिया और पूछ रहे हैं कि रिएक्टेंट क्या होंगे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम बेंजीन लेते हैं और बेंजीन के साथ हम लेते हैं RX इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो यहां पर बेंजीन और RX होना चाहिए। यहाँ अमोनिया दे दिया, ये नहीं है। यहाँ CH4 दे दिया, ये नहीं है। RX दे दिया, ये है। और बेंजीन के साथ CH3COCl दे दिया, ये हो गया आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बट हमसे एल्काइलेशन पूछा है, तो एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया हमारा C, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट विथ। कल हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो HBr जब हम डबल बॉन्ड पे डालते हैं, मार्कोनीव एडिशन जब ये फॉलो करता है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड पे H+ आके जुड़ता है, ठीक है, और वो फॉर्म करता है कार्बोकेटायन। तो आप देख लो किसमें कैसा कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर मैं यहां से ऐसे बात करूं, मार्कोनीव एडिशन क्या कहेगा, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर कम हाइड्रोजन है। तो इस पे कम हाइड्रोजन है, यानी कि यहां जाएगा Br और यहां पे जाएगा H, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए क्या है कि अगर मैं इसको हटाऊं तो इस तरीके से कार्बोकेटायन बन रहा है। हालांकि जब आप इसको यहां से देखोगे तो डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटायन बनना, ठीक है, अगर हम विनाइल कार्बोकेटायन की बात करें तो वो एग्जिस्ट करता नहीं है। बट यहाँ पे मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, मैकेनिज्म इस तरीके से हो रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी वैसे आएगी नहीं। ये अटैक कर रहा है ऐसे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर आके जुड़ रहा है इस तरीके से, पर ये स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज हमने दे दिया ना उस पे हमने क्लोरीन लगाया है, और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है -I इफेक्ट की वजह से। और खींच भी किससे रहा है, जिस कार्बन पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, प्लस चार्ज है, तो वो और भी ज्यादा उसके प्लस चार्ज को बढ़ा रहा है। तो ये तो वैसे ही नहीं होगी, इसकी तो सबसे स्लो रिएक्शन चलेगी। यहाँ पे भी सेम वही फंडा लगेगा कि भाई आप H को कहीं पे भी या तो यहाँ जोड़ दो या यहाँ जोड़ दो, तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली प्लस आएगा जिस पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये भी स्टेबल नहीं होगा। इस पे बात करते हैं। इस पे अगर देखो CH3CH यहाँ पे मैंने H जोड़ दिया, यहाँ बना दिया कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे कैसा कार्बोकेटायन बना, सेकेंडरी। यहाँ फिर भी संभावना है इन दोनों से अच्छी दे देगा ये रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, CH3 कार्बन, इधर मैंने जोड़ दिया H और यहाँ पर CH3, यहाँ पे कैसा कार्बोकेटायन बना दिया मैंने, टर्शरी। तो टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये सबसे जल्दी HBr के साथ रिएक्शन दे देगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। आज हम इतना ही कर रहे हैं। आज के वीडियो में हमने 10 एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।